हाँ बच्चों, कल हम लोग जीव विज्ञान में पढ़ रहे थे पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन में पढ़ रहे थे मादा जनन अंग के बारे में। तो बताया गया था कि मादा जननांग क्या है, गाइनीशियम है ना। तो कल उसका हमने चित्र भी दिया था और उसमें हम लोग पढ़े थे मेगा स्पोरोजेनेसिस। क्या पढ़े थे? जिसको कहते हैं महाबीजाणु जनन, जिसको हम कहते हैं महाबीजाणु जनन या मेगा स्पोरोजेनेसिस, है ना, या कहते हैं महाबीजाणु जनन, मेगा स्पोरोजेनेसिस, या क्या कहते हैं महाबीजाणु जनन। देखिए, महाबीजाणु जनन में बताए थे कि जो मेगा स्पोर मदर सेल है, इससे अर्धसूत्री विभाजन के बाद दीर्घ बीजाणु या मेगा स्पोर के बनने की क्रिया को दीर्घ बीजाणु जनन कहते हैं। यानी कि दीर्घ बीजाणु जनन क्या है? दीर्घ बीजाणु मात्र कोशिका से, यानी कि दीर्घ बीजाणु मातृ कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन से अर्धसूत्री विभाजन की बाद दीर्घ बीजाणु के बाद दीर्घ बीजाणु या महाबीजाणु, दीर्घ बीजाणु या महाबीजाणु बनने की क्रिया को दीर्घ बीजाणु जनन, तो दीर्घ बीजाणु जनन या महाबीजाणु जनन कहते है ना। दीर्घ बीजाणु मात्र कोश का मतलब मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल से अर्धसूत्री विभाजन के बाद दीर्घ बीजाणु या महाबीजाणु बनने की क्रिया को दीर्घ बीजाणु जनन या महाबीजाणु जनन, जिसको हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में मेगा स्पोरोजेनेसिस कहा जाता है। तो कल हम लोग पढ़ रहे थे इसमें चित्र के बारे में, कि चित्र के बारे में बताया गया था कि जब मेगा स्पोरोजेनेसिस की क्रिया प्रारंभ होती है उस समय बीजांडकाय की एक अधा स्तरीय कोशिका, यानी जिसको हम कहते हैं हाइपोडर्मल सेल, आकार में बड़ी होकर के अन्य कोशिकाओं से भिन्न हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं प्राइमरी आर्चीस्पोरियल सेल। तो कल हमने चित्र बताया था, कल जो है हमने चित्र बताया था कि इसमें भाई जो ये चित्र है, ये चित्र क्या है? न्यूसेलस का है। किसका है? मान लेते हैं ये क्या है, न्यूसेलस। इसी न्यूसेलस में जो हाइपोडर्मल, जो ये कोशिका है, ये कोशिका क्या है? हाइपोडर्मल सेल। इसी में से कोई एक कोशिका वृद्धि कर जाती है ना।
बड़ी हो जाएगी, मान लेते हैं कोई कोशिका एक जो है क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाती है। मान लेते हैं ये कोशिका क्या हो गई जो है, ये वृद्धि कर गई, है ना। और जब ये वृद्धि कर जाएगी तो इसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी आर्ची स्पोरियल सेल कहते हैं। प्राइमरी आर्ची स्पोरियल सेल। आर्ची स्पोरियल सेल का इसने निर्माण कर दिया, है ना। अब जो ये आर्ची स्पोरियल सेल है इसका क्या हो जाएगा भाई, अब हम देखते हैं। जो आर्ची स्पोरियल सेल है इसका जो है विभाजन हो जाएगा, विभाजन हो जाएगा। और विभाजन करके क्या करेंगे, दो कोशिका का निर्माण कर लेते हैं, है ना। दो कोशिका का जो है निर्माण कर लिए, दो कोशिका का निर्माण कर दिए। कौन कौन सी कोशिका बनी, एक तो इसमें बनी है प्राइमरी पेराइटल सेल, प्राइमरी पेराइटल सेल, और दूसरा है प्राइमरी स्पोरोजीनस, है ना। प्राइमरी पेराइटल सेल तथा स्पोरोजीनस सेल। देखिए पेराइटल सेल जो है एक दो बार विभाजित हो जाएगा, या ना ही विभाजन हो कोई जरूर नहीं है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एक दो बार विभाजित हो जाता है, या फिर बिना विभाजन के ही रह सकता है। ठीक है, दोनों चीज़ें हैं। देखिए हम यहाँ चित्र देखते हैं फिर अगला, कि भाई जो पेराइटल सेल है एक दो बार विभाजित हो जाए या फिर बिना विभाजन के ही रहे, है ना। लेकिन जो स्पोरोजीनस सेल है इसका विभाजन नहीं होगा। देखिए जो ये पेराइटल सेल था, चलिए मान लेते हैं ये क्या है, पेराइटल सेल। तो पेराइटल सेल का क्या हो गया, विभाजन हो गया। भाई हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना। ये है पेराइटल सेल, ठीक। और यहाँ दिखा रहे हैं हम नीचे की तरफ क्या है, ये है स्पोरोजीनस सेल। क्या है, स्पोरोजीनस सेल। लेकिन जो स्पोरोजीनस सेल है इस प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल का विभाजन नहीं होगा। यहाँ पर था ना ये स्पोरोजीनस सेल थी, ये क्या हो जाएगी, इसका विभाजन नहीं होगा। स्पोरोजीनस सेल का जो है विभाजन नहीं होता है। और जब विभाजन नहीं होगा तो यही स्पोरोजीनस सेल क्या करेगी, ये स्पोरोजीनस सेल जो है यही वृद्धि कर जाए, ये क्या हो वृद्धि करके निर्माण कर लेती है मेगा स्पोर मदर सेल का। देखिए हम यहाँ बना देते हैं, वही है स्पोरोजीनस सेल। अब यहाँ पर अब जो है यहाँ पर ये क्या है भाई, ये है पेराइटल सेल। क्या है, ये रहा जो है पेराइटल सेल, और ये है वही स्पोरोजीनस सेल। अब ये स्पोरोजीनस सेल क्या किया भाई, देखिए नामकरण जो है ये पेराइटल सेल है, और जो स्पोरोजीनस सेल है ये स्पोरोजीनस सेल अब क्या करेगा, ये मेगा स्पोर, यही स्पोरोजीनस सेल है ना, यहाँ दिखाया गया यही स्पोरोजीनस सेल जो है ये क्या करेगा, ये मेगा स्पोर मदर सेल है ना, मेगा स्पोर मदर सेल की भांति कार्य करने लगेगा। अब जो मेगा स्पोर मदर सेल है ना, अर्धसूत्री विभाजन होगा इसमें। क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा। जो मेगा स्पोर मदर सेल है इस मेगा स्पोर मदर सेल का क्या हो जाएगा, विभाजन हो जाएगा। देखिए है ना, मेगा स्पोर भाई देखिए हम यहाँ दिखा रहे हैं, ये है पेराइटल सेल। ये क्या है, वही पेराइटल सेल है, ठीक।
लेकिन जो मेगा स्पोर मदर सेल है, इस मेगा स्पोर मदर सेल का क्या हो जाएगा, विभाजन। तो विभाजन जब होगा, कौन सा विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जो है 4 1 2 3 4 है ना। कुल जो है देखिए यहाँ पर 1 2 3, ये क्या है, ये वही पेराइटल सेल है ना, ये है पेराइटल सेल। अब जो मेगा स्पोर मदर सेल था, इसका विभाजन हो गया, और विभाजन करके जो है ये बना लेते हैं दीर्घ स्पोर, बीजाणु बना लेते हैं, जिसको हम कहते हैं मेगा स्पोर कहेंगे। क्या कहेंगे, मेगा स्पोर। जो मेगा स्पोर यहाँ बने हैं, ये मेगा स्पोर कितने हैं, 1 2 3 4, 4 बने हैं, यानी कि ये लंबवत चतुष्कस में विन्यासित होते हैं, जिसको हम लिखते हैं लाइनर, टेट्राड, है ना, लाइनर, टेट्राड ऑफ मेगा, है ना, लंबवत चतुष्कस, है ना। यानी मतलब ये देखा जाता एक तरीके से टी की आकृति ले लिया, है ना, तो बन गया इस प्रकार। अब हम देखते हैं कि जो सबसे नीचे वाला है दीर्घ बीजाणु, ये ध्यान देना कि जो लाइनर मेगा स्पोर बने, ये सब क्या है, ये सब हैप्लॉइड हैं, यन है। अब जो इन चारों में सबसे नीचे वाला होता है, या हम कह सकते हैं निभाग की ओर होता है, ये होता है क्रियाशील होता है। भाई 4 बने हैं, है ना, 1 2 3, इस नीचे वाला जो सबसे है, ये है क्रियाशील है। देखिए ये जो है यहाँ पर जो सबसे नीचे वाला है, ये क्या होता है, क्रियाशील होता है, यानी कि क्रियाशील है, तो हम इसको लिख सकते हैं फंक्शनल। फंक्शनल मेगा स्पोर। और जो ये 3 हैं, ये क्रियाशील नहीं होते हैं, ये जो 3 हैं, ये 3 क्रियाशील नहीं होते हैं, कहने मतलब अक्रियाशील दीर्घ बीजाणु है, तो इसको हम लिख सकते हैं। और ये बाद में नष्ट भी हो जाता है, यानी डीजनरेटिंग। डीजनरेटिंग मेगा स्पोर, ये है फंक्शनल, और ये रहा जो है डीजनरेटिंग मेगा स्पोर। ये क्रियाशील होते हैं और ये अक्रियाशील होते हैं। ठीक, अब हम आगे देखते हैं इसमें फिर फीमेल गिम्टोफाइट। जो क्रियाशील, यही वाला जो क्रियाशील दीर्घ बीजाणु है, यही जो है फीमेल गिम्टोफाइट की जो है प्रथम कोशिका होती है। यानी कि जो दीर्घ बीजाणु है, ये वाला बना है फंक्शनल मेगा स्पोर, जो बना है यही जो है फीमेल गिम्टोफाइट की क्या है, प्रथम कोशिका होती है। तो हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गिम्टोफाइट। डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमिटो, यानी मादा युग्मकोद्भिद का विकास।
डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमिटोफाइट, मादा युग्मकोद्भिद का विकास। देखिए अभी हम लोग जो मेगा स्पोरोजेनेसिस पढ़े थे, इस मेगा स्पोरोजेनेसिस में क्या बना था, फंक्शनल मेगा स्पोर बना है। क्या बना है, फंक्शनल मेगा स्पोर बना है। तो यही फंक्शनल मेगा स्पोर फंक्शनल मेगा स्पोर है ना, फंक्शनल मेगा स्पोर फीमेल गेमेटोफाइट, फीमेल गेमेटोफाइट गेमेटोफाइट की प्रथम कोशिका है। यानी कि जो फंक्शनल मेगा स्पोर, देखिए यहाँ पर जो 4 बने थे, 4 में 3 डीजनरेट हो गए थे, अक्रियाशील थे। जो क्रियाशील फंक्शनल मेगा स्पोर है, यही फीमेल गेमेटोफाइट की जो है प्रथम कोशिका होती है। अच्छा, होता क्या है, जो ये फंक्शनल मेगा स्पोर है, इसकी जो है आकृति बढ़ती है। इसकी आकृति क्या करेगी भाई, ये जो है इसकी आकृति जो है बढ़ने लगेगी, और बढ़ करके क्या करता है कि जिस न्यूक्लियस में ये पाए जा रहे हैं, ये है न्यूक्लियस, ये जिस न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, ये क्या करता है, उसको भाई न्यूक्लियस को क्या करेगा, ये उसके अधिकांश भाग को घेर लेता है। देखिए यहाँ पर हम चित्र देखते हैं कि जो फंक्शनल मेगा स्पोर है, ये फंक्शनल मेगा स्पोर क्या करेगा, ये जो है फंक्शनल मेगा स्पोर, इसकी जो है ये बढ़ेगा। फंक्शनल मेगा स्पोर क्या कर रहा है, ये बढ़ता है, वृद्धि करता है, आकार में वृद्धि करेगा, आकार जो है इसका काफ़ी बढ़ जाता है। देखिए वही है, ये 3, ये है ना 3 डीजनरेटिंग स्पोर, नामकरण कर दिया जाए, सेम चीज़ वही है, डीजनरेटिंग मेगा स्पोर। और ये क्या है, ये जो दिखाया गया है ये फंक्शनल है। ये क्या है, फंक्शनल मेगा स्पोर है ना, ये बन गया जो है फंक्शनल मेगा स्पोर। हुआ क्या कि फंक्शनल मेगा स्पोर यही जो है ना, ये फीमेल गेमेटोफाइट की जो है प्रथम कोशिका होती है। जो फंक्शनल मेगा स्पोर है, ये हैप्लॉइड होता है, और क्रियाशील यानी जो फंक्शनल मेगा स्पोर है, इसका आकार बढ़ जाता है और बीजांडकाय को घेर लेता है। इसी बीच में केंद्रक विभाजित होकर के 2 संतति न्यूक्लियाई का निर्माण कर लेता है। भाई देखिए, अब जो है इसका जो केंद्रक है, ये क्या करेगा, ये विभाजन कर जाएगा। पहले तो इसका आकार बढ़ेगा, आकार बढ़ने के बाद जैसे ये है, आकार बढ़ा 1 2 3, ये तीनों वही हैं डीजनरेटिंग मेगा स्पोर। ये जो फंक्शनल वाला दिया गया था, ये फंक्शनल वाला क्या है, इसका केंद्रक जो है ये विभाजन कर जाएगा, और विभाजन करके जो है ये निर्माण किसका कर लेगा, 2 क्या बना, 2 जो है न्यूक्लियाई का निर्माण कर लेता है। 2 न्यूक्लियाई बन जाएगी, यानी इसकी संतान बन गई, जिसको हम क्या कहते हैं, डॉटर न्यूक्लियाई। 2 बन गया, यहाँ पर क्या है, ये जो है इसकी डॉटर न्यूक्लियाई है, डॉटर न्यूक्लियाई।
है ना, 2 डाल्टन न्यूक्लियाई का निर्माण कर लिया। कब किया है भाई? इसमें जो केंद्रक था, इसी केंद्रक का विभाजन हो गया, और विभाजन करने के बाद 2 केंद्रक बने, यानी कि ये क्या बन गया? इसकी डाल्टन न्यूक्लियाई। अब दोनों केंद्रक जो है ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, दोनों केंद्रक जो है ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं। एक तो जाएगा इसमें कहाँ पर? माइक्रोपाइल की तरफ, यानी मुख्य द्वार की तरफ बढ़ता है, और दूसरा बढ़ता है निभाग की तरफ बढ़ेगा। अब दोनों क्या करेंगे? जो यहाँ पर विभाजन हुआ था, विभाजन होने के बाद ये पहले तो डाल्टन न्यूक्लियाई बने, अब न्यूक्लियाई बनने के बाद जो है एक कहाँ जाएगा? एक इसके कलेजा की तरफ, निभाग की तरफ, और एक कहाँ जाएगा? ये माइक्रोपाइल वाले भाग की तरफ बढ़ता है। ठीक है, तो ये है, देखिए, है ना, यही है कि इनके जो फंक्शनल मेगास्पोर है, पहले तो ये बढ़ता है, बढ़ने के बाद इसके केंद्रक आकार में वृद्धि करेगा, फिर इसका केंद्रक जो है ये क्या कर रहा है? एक केंद्रक विभाजन कर जाएगा और 2 डाल्टन न्यूक्लियाई बनेंगे। अब जो दोनों डाल्टन न्यूक्लियाई बने, इस डाल्टन न्यूक्लियाई की स्थिति क्या है कि एक भाग जो है इसके किस तरफ बढ़ता है? दोनों पोल का मतलब ऊपर और नीचे की तरफ भी बढ़ेंगे। एक केंद्रक जो है इसमें कहाँ पर? माइक्रोपाइल की तरफ। एक केंद्रक जो है इसमें माइक्रोपाइल की तरफ, और दूसरा केंद्रक कहाँ जाएगा? ये कलेजा निभाग की ओर पहुंच जाता है। ये दोनों केंद्रक जो है पुनः एक विभाजन कर लेंगे भाई। जो ये दोनों हैं इनका क्या हो जाएगा? पुनः एक विभाजन हो जाएगा। देखिए अब 3 डीजनरेट हो जाते हैं, कोई मतलब नहीं है बनाने का, तो हम भाई बना भी नहीं रहे हैं अब। यानी कि जो ये न्यूक्लियाई बना था केंद्रक, है ना, अब ये दोनों केंद्र क्या करेंगे? ये वाला ये पुनः विभाजन कर जाते हैं, और विभाजन जब करेंगे तो विभाजन करने के बाद देखिए ये विभाजन किया, तो जब यहाँ विभाजन होगा तो एक ये 2 यहाँ बन गए, इसका विभाजन होगा तो ये बना लिया। कितनी कोशिका हो गई? अब देखा जाए तो कुल कितनी कोशिका है? कुल 4 कोशिका होती है, यानी 4 संतत केंद्र बना है। इस प्रकार जो है प्रत्येक ध्रुव की तरफ 2-2 केंद्रक, प्रत्येक ध्रुव की तरफ 2 केंद्रक हो जाते हैं। पहला विभाजन हुआ 2 बने, है ना, दूसरा विभाजन हुआ 4 बने। अब जो है इसमें तीसरा विभाजन हो जाएगा। क्या करेंगे? ये तीसरा विभाजन कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए जब तीसरा विभाजन होगा तो तीसरा विभाजन होने पर ये दोनों है ना 2-2 कितना हो गया? देखिए 1 2 3 4, है ना, ऊपर 4 हो गया, 1 2 3 4, यानी कि अब इसमें देखा जाए तो जब दूसरा विभाजन हुआ तो यहाँ पर 2-2 हुए थे, तीसरा विभाजन हो गया तो तीसरा विभाजन होने के कारण से कितना बन गया भाई? 4 इसमें माइक्रोपाइल की तरफ, और 4 जो है कहाँ पर बन गए? जो है निभाग की तरफ बन जाते हैं, है ना। 4 जो है कहाँ पर? निभाग की तरफ बने। देखिए यही है, 4-4 न्यूक्लियाई बन गई। कितना है? 4-4, है ना, 4-4 न्यूक्लियाई बन गई। कहने का मतलब जो ये देखा जा रहा है इसमें कुल कितने केंद्रक हैं? कुल 8 केंद्रक युक्त हो जाते हैं, है ना। कुल जो है इसमें कितना हो जाएगा? कुल 8 केंद्रक हो जा रहे हैं, है ना। 8 केंद्रक जिसको हम कहते हैं ऑक्टेंट। ये ऑक्टेंट स्टेज को प्राप्त कर लिए। ठीक है, अब देखिए ये ऊपर से और एक नीचे से। ऊपर का मतलब माइक्रोपाइल, और नीचे का मतलब जो है क्या है? निभाग से क्या करते हैं? केंद्रक की तरफ बढ़ते हैं। क्या करेंगे? केंद्र की तरफ बढ़ते हैं। यानी कि देखिए
हाँ यहाँ देखिए, ये जो है एक ऊपर से और एक नीचे से, ये जो है दोनों क्या करेंगे, बढ़ते हैं। तो जब इसमें एक ऊपर से एक नीचे से बढ़ेगा, तो भाई देखिए यहाँ पर हम्म, हम फिर देखते हैं। अब चार चार थे, उसके बाद चार में जो है एक ऊपर से बढ़ेगा। चलिए हम एक चित्र और बना देते हैं, वही चीज़ पुनः, है ना। चार यहाँ हो गए और चार यहाँ, है ना। चार चार हैं ये, राइट। अब देखिए इन चारों में से ये चित्र वही पुराना वाला है ना। अब इसमें क्या होगा, जो चारों हैं, एक जो है इसके माइक्रोपाइल से और एक जो है इसमें इसके निभाग की तरफ से, एक एक केंद्रक जो है क्या करेगा, ये बढ़ेगा, है ना। दोनों पोल से केंद्रक बीच में केंद्र की तरफ बढ़ेंगे। देखिए जब केंद्र की तरफ बढ़ेंगे तो ये भाई ऊपर से एक आया और नीचे से एक आया, ये दोनों एक स्थान पर मिल गए। ऊपर कितना बचा, देखिए ऊपर अब कितना बचा है, एक दो तीन, तीन जो है ऊपर बचा है, तीन जो है यहाँ पर ऊपर बचा है। और इसी प्रकार से एक दो तीन नीचे बचा। क्यों, क्योंकि देखिए भाई यहाँ पर ऊपर से एक केंद्रक ए और एक केंद्रक ए, ये दोनों आ करके जो है क्या करते हैं, ये मिल जाते हैं, है ना। चार केंद्रक बना था, तो एक केंद्रक बीजांड द्वार की ओर से और एक निभाग की ओर से जो है केंद्र की तरफ बढ़ते हैं। और जो बढ़ते हैं इनको कहा जाता है पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। क्या कहेंगे, इसका नामकरण कर दिया जाए भाई, केंद्र की तरफ आए हैं। अब इसको हम क्या कहेंगे, पोलर सेल। ये पोलर सेल है ना, यानी कि ये क्या बन गया, जो है पोलर सेल या पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, है ना। तो ये हो गई, यानी जिसको हम क्या कहेंगे, ध्रुवीय केंद्रक। दोनों ध्रुवीय केंद्रक जो है इम्ब्रियो सैक के मध्य में आकर एक दूसरे से अब यही क्या करेंगे, मिल जाएंगे और मिल करके ये निर्माण कर लेते हैं किसका, सेकेंडरी न्यूक्लियाई का। देखिए अब यही दोनों केंद्रक जो पोलर सेल है ना, पोलर सेल या न्यूक्लियाई, है ना, ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक स्थान पे मिल जाए। अब दोनों ये दोनों आपस में मिल जाएं और मिल करके क्या करते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियाई का निर्माण कर लेते हैं। देखिए देखिए यहाँ पर एक तो ये हो गया, दो और एक ये हो गया, है ना। पहले भी इसके बारे में देखते हैं कि ये तो है ही ना, ये दोनों केंद्रक यानी जो पोलर सेल है, ये दोनों आपस में क्या कर लिए, संलयन कर लिए, जुड़ गए। और जुड़ करके जो है ये निर्माण किसका कर लेते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियाई का। किसका निर्माण कर लेते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्या बन गया, सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लेते हैं। अब देखिए जो माइक्रोपाइल की तरफ तीन केंद्रकों, यानी माइक्रोपाइल की तरफ जो तीन केंद्रक बच जाता है ना। अब ये तीनों केंद्रक भाई देखिए माइक्रोपाइल की तरफ तीन केंद्रक जो है ये बच जा रहा है ना। यहाँ देखिए एक यहाँ से आया था, पोलर न्यूक्लियाई का निर्माण किया था, फिर यही पोलर न्यूक्लियाई जो आपस में क्या किया है, जुड़ करके जो है सेकेंडरी न्यूक्लियाई का कार्य किया। अब जो ये तीनों केंद्रक बच गए थे, तीनों केंद्रक जो बच गए थे, ये भित्त निर्माण हो गया, सब आपस में जुड़ गए और जुड़ करके जो एक क्या बना लेते हैं, तीनों को अब हम कहेंगे एग ऑपरेटस। क्या कहा जाएगा, एग ऑपरेटस। ये क्या बना लिए, एक ऑपरेटस बन जाता है। अब देखिए जो एक ऑपरेटस बना है,
इनके मध्य में एक बड़ी कोशिका पाई जाती है, ये वाली है ना, एक बड़ी कोशिका ये है, जिसको हम क्या कहेंगे, जो ये बड़ी है ना, ये है एग सेल। ये बड़ी कोशिका क्या कहलाएगी, एग सेल, अथवा इसी को हम कहते हैं फीमेल गैमेट्स एग सेल, या इसी को हम कहेंगे फीमेल गैमेट, एग सेल कहा जाए या फीमेल गैमेट। अब देखिए दो बगल में दो कोशिका ये है, देखिए इस तीनों को हम एग ऑपरेटस कहेंगे। अब जो ये कोशिका है इसको क्या कहा जाएगा, ये सिनर्गिड्स सेल। सिनर्गिड्स सेल, या इसी को हम कह सकते हैं हेल्पिंग सेल। इसी को कह सकते हैं क्या, हेल्पिंग सेल है ना, हेल्पिंग सेल, या इसी को कहते हैं सिनर्गिड्स सेल। और अब देखिए इसी सिनर्गिड्स सेल मतलब ये वाली सिनर्गिड्स सेल और एग सेल को सम्मिलित रूप से हम क्या कहेंगे, एग ऑपरेटस कहते हैं, है ना। देखिए जो यहाँ पर ये सिनर्गिड्स सेल है, ये वाली है ना, निषेचन के समय यही जो है पराग नली का जो है पथ प्रदर्शन करती है, ठीक है। यही नलिका, पराग नलिका क्या करेगी, बाद में पथ प्रदर्शन करती है। अब देखिए नीचे ये दो भाग कहाँ पर हुआ, ये माइक्रोपाइल की तरफ हुआ। अब निभाग की तरफ, यहाँ नीचे भी देखा जाए, यहाँ 3 सेल, देखिए यहाँ है ना 3 सेल यहाँ। अब वही 3 सेल हम यहाँ दिखा रहे हैं, 1 2 3 सेल यहाँ नीचे है। नाम दिया गया है एंटीपोडल सेल। नीचे जो 3 कोशिका बची है, नाम क्या दिया गया है, एंटीपोडल सेल, ठीक है। यानी कि निभाग की ओर जो तीनों केंद्रक हैं, ये तीनों केंद्रक जो है किसका निर्माण कर लेते हैं, एंटीपोडल सेल का, जिसको हम कहते हैं प्रतिमुख कोशिका कहते हैं। क्या कहेंगे, प्रतिमुख कोशिका, ठीक है, प्रतिमुख कोशिका। अब देखिए प्रतिमुख कोशिकाओं का जो ये एंटीपोडल सेल है, इसका कोई निश्चित कार्य नहीं होता है, और जो है ये कुछ समय के बाद नष्ट हो जाती है। देखिए विकसित होता हुआ जो इम्ब्रियोसाइक, विकसित होता हुआ जो इम्ब्रियोसाइक है, इम्ब्रियोसाइक का मतलब यही, ये पूरी संरचना ये क्या है, इम्ब्रियोसाइक है। RY है ना, जो विकसित होता हुआ इम्ब्रियोसाइक है, ये जो है प्रायः न्यूक्लियस पर निर्भर होता है। न्यूक्लियस का मतलब भाई ये जैसे है ना, ये न्यूक्लियस पूरा भाग ये है ना, ये उसी पर निर्भर होता है। जो विकसित होता हुआ इम्ब्रियोसाइक है, ये प्रायः इम्ब्रियोसाइक पर निर्भर होता है। इस प्रकार देखते हैं कि जब भ्रूणकोश एक दीर्घ बीजाणु से विकसित होता है, इस प्रकार जब भ्रूण कोश एक दीर्घ बीजाणु से विकसित होता है, जब भ्रूण कोश, तो इसे क्या कहते हैं, एक बीजाणु कहते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, एक बीजाणु, है ना, एक बीजाणु कहते हैं। यानी कि जो विकसित होता हुआ इम्ब्रियोसाइक है, प्रायः न्यूक्लियस पर पोषण के लिए निर्भर रहता है, ठीक है। विकसित होता हुआ इम्ब्रियोसाइक, देखिए देख रहे हैं, यानी कि विकसित होता हुआ भ्रूण कोश इम्ब्रियो से प्रायः
बीजांडकाय, प्रायः बीजांडकाय मतलब न्यूसेलस, है ना, पर पोषण के लिए निर्भर करता है, पोषण के लिए निर्भर करता है, है ना। इस प्रकार जब भ्रूण जो है एक दीर्घ बीजाणु से विकसित हो, इस प्रकार जब भ्रूण कोष एक दीर्घ बीजाणु से विकसित होता है तो इसे एक बीजाणु कहा जाता है। तो इसे एक बीजाणु विकसित होता हुआ भ्रूण कोष प्रायः बीजांडकाय पर पोषण के लिए निर्भर करता है ना। इस प्रकार जब भ्रूण कोष एक दीर्घ बीजाणु से, जैसे यही है भ्रूण कोष जो है किससे विकसित हुआ भाई, क्रियाशील एक दीर्घ बीजाणु से विकसित होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक बीजाणु। जैसे हम लोग अभी जो चित्र पढ़ रहे हैं उसमें क्या हुआ भाई, एक ही क्रियाशील बीजाणु था, उसी के द्वारा जो है इसका विकास हुआ, इस नाते इसको क्या कहते हैं, एक बीजाणु कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे मादा युग्मकोद्भिद के प्रकार। आगे क्या देखेंगे, मादा युग्मकोद्भिद के प्रकार, इसको हम कल देखेंगे, है ना। काइंड्स ऑफ फीमेल गेमिटोफाइट, है ना, काइंड्स ऑफ फीमेल गेमिटोफाइट्स कल देखेंगे, हाँ ना। तो आज हम लोगों ने देखा क्या, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमिटोफाइट, मादा युग्मकोद्भिद का विकास। तो मादा युग्मकोद्भिद में क्या था कि भाई जो ये फंक्शनल मेगास्पोर था, है ना, क्रियाशील दीर्घ बीजाणु जो हैप्लॉइड होता है, इस जो है आकार में बढ़ता है ना, बढ़ने के बाद बढ़ते हुए इसका केंद्रक विभाजन कर जाता है और बनता क्या है, डॉटर न्यूक्लियाई। दो केंद्रक बन जाते हैं, जो दोनों केंद्रक बनते हैं, एक जो है इसमें माइक्रोपाइल की तरफ, एक क्लेजर निभाग की तरफ जो है ये बढ़ जाता है। इसका पुनः जो है दूसरा विभाजन हो जाता है। इस प्रकार इसमें चार चार कोशिका हो जाती है, दो ऊपर और दो नीचे, पुनः तीसरा विभाजन हो जाता है और इस तरह से ये जो है ऑक्टेंट अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। इसमें माइक्रोपाइल की तरफ चार और निभाग की तरफ चार कोशिकाएं। देखिए, माइक्रोपाइल से की तरफ से एक कोशिका और निभाग की तरफ से एक कोशिका, ये दोनों जो है आ करके जो है क्या करती हैं, बीच में मिलकर, लेकिन नीचे से एक और ऊपर से एक कोशिका जो है आती है, एक स्थान पे मिल करके ये पोलर सेल का निर्माण करती है ना। पोलर सेल दोनों केंद्रक ये हैप्लॉइड होते हैं, इसका केंद्रक दोनों मिल करके सेकेंडरी न्यूक्लियाई का निर्माण कर लेते हैं। ऊपर बचा तीन कोशिका, तीनों कोशिकाएं क्या करती हैं, ये एग ऑपरेटर्स का निर्माण करती हैं मिल करके। इसमें दो पाई जाती है सिनर्गेट सेल और एक जो है इसमें क्या है, जो सबसे बड़ी बीच में पाई जाती है वो क्या है, एग सेल, यही फीमेल गैमेट्स है। नीचे की तरफ जो पाई जा रही है एंटीपोडल सेल, ये एंटीपोडल सेल का कोई कार्य नहीं है,
ये बाद में क्या होती है, कुछ समय के बाद जो है एंटीपोडल सेल नष्ट हो जाती है। ठीक है, इस तरह से क्या बन गया, ये सेकेंडरी न्यूक्लियाई बन गए। देखिए जो यहाँ पर सहायक कोशिका पाई जा रही, ये सहायक कोशिका पराग नलिका को आने का मार्ग देती, इस नाते इसको क्या कहते हैं, हेल्पिंग सेल कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग बच्चों पर देखते हैं।